बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की अगली सीरीज़ शुरू होने जा रही है। एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 1 हम देखने जा रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 1। एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 1। ठीक है भाई, ये सीरीज़ कितनी वीडियोस पे जाती है मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं, लेकिन ये कितने पार्ट्स पे जाएगी मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा कि कम से कम पार्ट पे ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये सारा का सारा ख़त्म हो जाए। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो ख़ास तौर पर आपको बता दूँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन। पिछली वीडियोस में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल नंबर 1 और नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड कंट्रोल। ये जो चैप्टर है ना कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसमें नर्वस सिस्टम है, ख़ास तौर पे इसमें ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है। आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ें मैं लाजमी समझता हूँ कि आप लोगों को रिमाइंड कराऊँ ताकि आप इसकी अहमियत को समझें। अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के सेंट्रल आइडिया को देखें ना, काम इसमें है क्या? इसका काम ये है, बेसिकली ये दो काम है, कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना। पिछली वीडियो मैंने बना चुका हूँ पिछली वीडियोस में, अगर आपको याद हो आप देखें, यहाँ पर आपकी बुक के अंदर भी ये मौजूद है बाकायदा। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा शुरू में, पिछली वीडियोस में ये वीडियो मौजूद है। अगर नहीं मिल रही तो मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगा। पेज नंबर 43 के ऊपर नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन का कंपैरिजन है, टेबल बना हुआ है। क्या हो रहा है इसके अंदर? कंट्रोल हो रहा है। क्या कंट्रोल हो रहा है? आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को, आपकी बॉडी के टिश्यूज़ को, आपकी बॉडी के सेल्स को, आपकी बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल किया जा रहा है और उनको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। कौन कर रहा है? आपकी पूरी बॉडी, मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, इंसानों की, ये याद रहे। अभी आपकी पूरी बॉडी अगर मुझे लें, किससे मिलके बनी है? आप कहेंगे हाथ पैर नाक कान इनसे मिलके बनी है, ये तो एक आम इंसान कहेगा। लेकिन बायोलॉजी का स्टूडेंट जो है वो ये कहेगा कि क्योंकि मल्टी सेलुलर हूँ, वर्टिब्रेट हूँ, बैकबोन है मेरी, रीढ़ की हड्डी है, तो मैं जो बना हुआ हूँ वो मुख्तलिफ, और एनिमल हूँ बायोलॉजी की ज़बान में, तो मैं बना हुआ हूँ मुख्तलिफ सिस्टम से मिल के। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आई एम नॉट अ ह्यूमन बॉडी, आई एम अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, तो ये बात गलत नहीं होगी। ये ऑर्गन सिस्टम्स क्या हैं, कौन कौन से हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, और कई तरह के सिस्टम्स हैं। ये 12-14 सिस्टम है आपकी बॉडी के अंदर। हर ऑर्गन सिस्टम आगे फर्दर जो है वो ऑर्गन्स से मिलके बनता है, ऑर्गन्स फिर आगे जो है वो टिश्यूज़ से मिलके बनते हैं, टिश्यूज़ आगे फिर जो है वो सेल्स से मिलके बनते हैं, सेल्स आगे फिर जो है वो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलके बनते हैं, और ये आगे जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स से, और ये आगे माइक्रोमोलिक्यूल्स से, और ये आगे एटम्स से मिलके बनते हैं, और एटम्स आगे जो है वो दो किस्म के पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल और कंपोजिट पार्टिकल, जिनको नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये भी कहते हैं। ये पूरी डिटेल है, आप इससे दूर मत हटिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब इन्हीं में एक सिस्टम ऐसा मौजूद है जो इन सारे दूसरे सिस्टम्स को कंट्रोल भी कर रहा है और इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम भी कर रहा है। कंट्रोल का बुनियादी मकसद ये है कि कोई भी दूसरा ऑर्गन सिस्टम, और ये कौन सा सिस्टम है जो कि दूसरे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है? ये नर्वस सिस्टम कहलाता है, जिसमें क्या आ जाता है आपका, ये नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइड है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन हैं, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स आ जाती हैं आपकी सारी की सारी। ये तफसीलात पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं। ये नर्वस सिस्टम दूसरे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है। कैसे कंट्रोल कर रहा है? दूसरे सिस्टम्स के अभी मैंने नाम बता दिए, डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरे सिस्टम्स, इनको कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल का मतलब ये है कि इन दूसरे सिस्टम्स में मौजूद ऑर्गन्स जो हैं और उनमें मौजूद टिश्यूज़ जो हैं,
और उनमें मौजूद फाइनली सेल्स जो हैं वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। इसको कंट्रोल करना कहते हैं। जब तक के सेंटर की तरफ से, किंग की तरफ से, मरकज की तरफ से ऑर्डर नहीं आएगा, डायरेक्शन नहीं आएगी, इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी, कोई एक्टिविटी ये परफॉर्म नहीं कर सकते। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। ये सिस्टम्स आगे ऑर्गन्स से मिलके बनते हैं, ऑर्गन्स आगे टिश्यूज और फिर वो सेल्स से मिलके बनते हैं। तो ये चैनल चलेगा टॉप टू बॉटम, 1 2 3 4। तो ये कोई भी फाइनली आपकी बॉडी सेल्स से मिलके बनी है, तो आपकी बॉडी के सेल्स, कोई भी सेल्स जो है वो काम करेंगे ही नहीं जब तक के नर्वस सिस्टम ऑर्डर नहीं करेगा, डायरेक्शन नहीं देगा, हिदायत नहीं देगा कि भाई करो, और ये भी बताएगा कि ऐसे करो। तो आपके सारे सिस्टम जो हैं आपकी बॉडी के, वो जो काम कर रहे हैं वो किसकी सुपरविजन में कर रहे हैं, किसकी डायरेक्शन में कर रहे हैं, कौन गाइड कर रहा है कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, कब करना है, ये सब आपका नर्वस सिस्टम कर रहा है। और किन चीज़ों की मदद से कर रहा है? नर्वस सिस्टम जिन ऑर्गन से मिलके बना है, क्योंकि वो भी तो ऑर्गन सिस्टम है ना, ये मत भूलिएगा। दूसरा काम आपका जो नर्वस सिस्टम कर रहा है वो कोऑर्डिनेशन का कर रहा है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है हेल्प आउट करना एक दूसरे को। आपकी बॉडी के अंदर जब ये 8 10 12 सिस्टम एक जगह पे मौजूद हैं और काम कर रहे हैं, यहीं पर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहीं पर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब एक दूसरे को हेल्प भी करना, ये हेल्प करने का काम भी करते हैं। अब आप थोड़ा सा खुद सोचिए, एक फैमिली के अंदर इतने जब 8 10 20 लोग एक फैमिली के अंदर मौजूद होते हैं, तो नेचुरली ऑब्वियस सी बात है कि उनके दरमियान हर बंदा जो है एक फैमिली के अंदर अलग अलग काम कर रहा है। अब वो अलग अलग जो काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जॉब्स कर रहे हैं, कुछ हाउस वाइफ्स हैं, कुछ घर के मामला देख रही हैं, कुछ मर्द हजरात हैं वो बाहर काम कर रहे हैं, नॉर्मली जो हमारी फैमिली सिस्टम में होता है। ये जो 8 10 लोग एक जगह पे जमा हैं, अपनी अपनी जगह अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हैं। जहाँ जिसको ज़रूरत होती है कि दूसरे को हेल्प आउट करे, तो वो दूसरे की हेल्प भी करता है। वरना नॉर्मली क्या होता है कि अगर ये कोऑर्डिनेशन का सिस्टम ना हो फैमिली के अंदर, तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये होगा सिस्टम चल नहीं पाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, काम नहीं हो पाएंगे, घर में मौजूद खवातीन जो हैं वो सही तरह काम नहीं कर पाएंगी अपना, बच्चे कुछ से कुछ कर रहे होंगे, और मर्द हजरात जो हैं वो भी अपने काम पे कंसंट्रेट। इसका असर काम पे पड़ेगा अगर कोऑर्डिनेशन ना हो, तो आपस में ताउन ना हो, तो एक दूसरे को हेल्प आउट ना कर रहे हो। तो क्योंकि चीज़ें जब एक जगह इकट्ठी होती हैं, चीज़ें हों या इंसान हों या लोग एक जगह पे इकट्ठे हों, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े का कॉन्सेप्ट जो है वो समझिएगा ज़रा, वो सामने ज़रूर आ जाता है, आपस में इख्तलाफात जन्म लेते हैं। इसको समझिएगा जब लोग एक जगह पे इकट्ठे हों। तो बिल्कुल इसी तरह जब ये डिफरेंट सिस्टम्स एक जगह पे मौजूद हैं, अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इनके दरमियान क्लैश भी हो सकता है, इनके दरमियान लड़ाई भी हो सकती है। तो नर्वस सिस्टम का काम है कि इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन का किरदार भी अदा करे, कोऑर्डिनेटर का किरदार अदा करे, ताउन करवाने वाले का, कि एक दूसरे को लड़ने झगड़ने के बजाय एक दूसरे को हेल्प आउट करें। डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्प आउट करे, वो उसको करे। बात समझ आ रही है? अब नर्वस सिस्टम जो है वो सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। किस तरह से कर रहा है? 2 तरह से कर रहा है। एक को नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कहते हैं। इसके अंदर क्या आ जाता है आपका? इसमें जो है आपका ब्रेन आ जाता है, इसको मैं कहूँगा कि इसमें CNS आ जाता है, CNS प्लस PNS इसमें ये आ जाता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड और PNS के अंदर नर्व्स आ जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर। पिछली वीडियोस में डिस्कस हो चुके। ये सब के सब सिस्टम, आपका ब्रेन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपकी नर्व्स, ये सब बनी किससे हैं? ये भी सेल्स से मिलके बनी है। देखिए ये मत भूलिएगा, कोई सा भी सिस्टम हो वो ऑर्गन से मिलके बनेगा, ऑर्गन सिस्टम कहला रहा है, और ऑर्गन्स आगे जाके टिश्यूज से, टिश्यूज आगे जाके सेल्स से, तो आखिरी मंजिल सबकी सेल्स है, ये मत भूलिएगा। तो नर्वस सिस्टम जो कि कंट्रोलर है दूसरे सिस्टम्स का, वो भी अल्टीमेटली आखिर में जाके सेल्स से ही मिलके बनेगा। उनको न्यूरॉन्स कहते हैं या नर्व सेल्स भी कहते हैं, नर्व सेल्स। तो आपका ब्रेन भी न्यूरॉन्स से मिलके बना है, स्पाइनल कॉर्ड भी न्यूरॉन्स से, नर्व्स, ये PNS सिस्टम जो है ये भी फाइनली न्यूरॉन्स और नर्व्स से ही मिल। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, लेकिन ये बने इन्हीं से हैं, ये बात तय है। क्लियर है ये बात? अब आगे चलते हैं।
तो आपका जो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, आसान लफ्ज़ों में ब्रेन में अगर कहूँ, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है दूसरे सिस्टम्स को, क्योंकि माइटी ऑर्गन आपका जो है वो ब्रेन है ना, वो सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल करेगा कैसे, सवाल ये पैदा होता है। इसको समझने के लिए हम स्कूल में चलते हैं। स्कूल में कौन है? प्रिंसिपल है। माइटी पर्सनैलिटी जो है वो प्रिंसिपल है ना स्कूल की, सारा सिस्टम उसी के पास है। प्रिंसिपल के पास स्टाफ है, टीचर्स मौजूद हैं। और दूसरा क्या है, ये टीचिंग स्टाफ हो गया। दूसरा स्टाफ कौन सा है? मीनियल स्टाफ होता है, जिसमें प्यून्स वगैरह, हेल्पर वेल्पर, ये स्वीपर्स ये आ जाते हैं, जो कि सफाई सुथराई का काम करते हैं और हेल्पिंग का काम करते हैं। तीसरा क्लरिकल स्टाफ आ जाता है, जो कि प्रिंसिपल के साथ ऑफिस में बैठता है, उसमें क्लर्क होते हैं, लेटर्स वगैरह टाइप करने। अकाउंट्स का स्टाफ आ जाता है, जो पैसों का हिसाब किताब रखता है। तो ये प्रिंसिपल के हाथ पैर हैं। प्रिंसिपल कोई भी, अब यहाँ पर प्रिंसिपल को अगर किसी टीचर को कोई बात कहनी होती है, ऑर्डर, कोई ऑर्डर दे रहा, ध्यान लगाइएगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंडोक्राइन सिस्टम आप समझ ही नहीं सकते जब तक इस सिनेरियो को ना समझें। तो प्रिंसिपल क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है। वो घंटी बजाता है, पियून आ जाता है, प्रिंसिपल बोलता है जाओ फलां फलां टीचर के पास मेरा ये ऑर्डर ले जाओ, लिख के दे देता है लेटर, एक लेटर, इसमें ऑर्डर मौजूद है इन रिटन। वो प्यून क्या करता है? वो लेटर लेता है प्रिंसिपल साहिबा का और जाके उस टीचर को दे देता है। टीचर खोल के देखता है, पढ़ता है, हाँ ये हिदायत लिखी है, ठीक है भाई ये करवाना है, ओके फाइन। प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया, ये ऑर्डर लेके कौन गया? प्यून लेके गया। कैसे लेके गया? चलता हुआ गया, फिर जाके दिया उसने। रोज़ यही काम हो रहा है। अब प्रिंसिपल के जहन में बात आ रही है कि यार ये तो टाइम लग रहा है इसके अंदर, इसमें टाइम लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है, लेटर लिखो और उसको प्यून को दो, प्यून साहब जाएंगे, फिर टीचर को देंगे, टीचर पढ़ेगा और उस पर अमल दरामद करेगा। प्रिंसिपल ने ये बात सोची, थोड़ा काम स्पीड से होना चाहिए। उन्होंने बोला मोबाइल भी तो है टीचर के पास, मेरे पास भी मोबाइल है, ऐसा करते हैं कि प्यून के बजाय मोबाइल में निकाल लेंगे, सेकंड्स में काम हो जाएगा, इतनी तकलीफ उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रिंसिपल ने मोबाइल निकाला, टीचर का नंबर डायल किया, वहाँ टीचर मौजूद है, स्टाफ रूम में बैठा हुआ है या क्लास में है, जहाँ भी है। उसने मोबाइल देखा, मैडम की कॉल आई है, उसने अटेंड की, हिदायत दी उन्होंने फ़ोन पे, भाई ये कर लो ये कर लो, उन्होंने ठीक है ये कर लेंगे, दैट्स इट। कितना टाइम लगा? सेकंड्स लगे। पियून को भेजने में कितना टाइम लगा? मिनट्स लगे। काम दोनों तरह से हो गया। गया तो ऑर्डर ही, पियून के जरिए ऑर्डर जाए, लेटर के जरिए ऑर्डर जाए या फिर फ़ोन कॉल के जरिए ऑर्डर जाए, ऑर्डर तो टीचर के पास पहुंच गया। लेकिन टाइम किस में लगा? टाइम उसमें लगा पियून के जरिए, फ़ोन कॉल के जरिए नहीं। तो दो रास्ते थे ऑर्डर को पहुंचाने के, एक तो पियून के जरिए, दूसरा फ़ोन कॉल के जरिए। समझ में आ गई बात? मुश्किल कॉन्सेप्ट तो नहीं है। एग्जैक्टली आपका ब्रेन जो है ये भी यही काम करता है। ये दो तरीके हैं, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये दो तरीके हैं। मीन्स का मतलब होता है जरिए। ये दो जरिए हैं जिसकी मदद से आपका ब्रेन जो है वो कंट्रोल भी करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है ऑर्गन सिस्टम्स को। और ये दो तरीके क्या हैं? या तो आपका ब्रेन जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल करता है, या फिर आपका ब्रेन जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल करता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को पहले देख लेते हैं, पिछली वीडियोस में इस पर तफसील से बात हो चुकी। जब ब्रेन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल सिस्टम को यूज़ करेगा, उसमें फिर CNS आ जाएगा, PNS आ जाएगा, यानी कि ब्रेन बजाते खुद भी इन्वॉल्व होगा और स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व होगी और नर्व्स का जो सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व होगा और न्यूरॉन्स ये भी इन्वॉल्व होगा। और ये ऑर्डर जो है वो ऑर्डर जी, ये ऑर्डर किस शक्ल में जाएगा? नर्व इम्पल्स की शक्ल में, नर्व इम्पल्स की शक्ल में। इसको हम इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में। इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी कहते हैं। देखें, 2-3 नाम मैंने बता दिए। अब सोचिए ज़रा कि इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में जब जाएगा ऑर्डर,
नर्व इम्पल्स की शक्ल में जब जाएगा ऑर्डर, या इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में जाएगा, नर्व इम्पल्स की शक्ल में जाएगा, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में जब ऑर्डर जाएगा, तो इसकी मिसाल बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह प्रिंसिपल ने मोबाइल निकाल के टीचर को कॉल की। एग्जैक्टली वही है। समझ आ गई बात? तो नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के अंदर ब्रेन बड़ा अपना फास्ट हथियार यूज करेगा, फास्टेस्ट वे, फास्टेस्ट मींस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का। और वो क्या होगा? उसका ये सिस्टम होगा CNS BNS, उसमें न्यूरॉन्स, और इस सिस्टम के तहत जब ऑर्डर जो जाएगा वो किस शक्ल में जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में जाएगा, नर्व इम्पल्स की शक्ल में जाएगा, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में जाएगा। समझ आ गई बात? पिछली वीडियोस में हम यही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अब दूसरा तरीका जो आपके ब्रेन के पास है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास है, वो वही वाला जो प्रिंसिपल के साथ पास था, पियून वाला, कि लेटर लिखा, दिया और भेज दिया पियून को कि जाओ उस टीचर के पास और उसको मेरा ये ऑर्डर दे दो। पियून जाएगा, उसमें लगेगा टाइम। ये दूसरा तरीका भी है हमारे नर्वस सिस्टम के पास या हमारे ब्रेन के पास। इसको मिटा दूं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज नहीं होगा। ऑर्डर तो अब भी जाएगा, ऑर्डर तो अब भी जाएगा, लेकिन किस शक्ल में जाएगा ऑर्डर? अब केमिकल की शक्ल में। किस शक्ल में जाएगा ऑर्डर? अब भी जाएगा केमिकल की शक्ल में, और इसी केमिकल को हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन क्या कहते हैं? हार्मोन। ये केमिकल्स या हार्मोन्स जो हैं, ये क्या करेंगे? ये लेके जाएंगे ऑर्डर को। ये मत भूलिएगा बात। जिस तरह पियून जो है वो ऑर्डर को लेके जा रहा था, बिल्कुल इसी तरह ये हार्मोन्स क्या हैं? ये कैरियर हैं। ये केमिकल्स क्या हैं? कैरियर है। कैरियर मतलब ले जाने वाले। समझ आ गई बात? अब इनके प्रोड्यूसर भी तो होंगे कोई, इन केमिकल्स को प्रोड्यूस करने वाले भी तो कुछ चीज़ें होंगी आपकी बॉडी के अंदर। वो क्या हैं? उनको ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स ये क्या हैं? ये प्रोड्यूसर्स हैं। ये इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने वाले केमिकल। समझ आ गई बात? अब ये जो, क्योंकि कोई अब ऑर्डर जब ब्रेन जब दे रहा है, तो ऑर्डर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नहीं दे रहा। ब्रेन जो है वो ऑर्डर अब जो जाएगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिक करंट, लिख लें इन चीज़ों को, उस शक्ल में नहीं जाएगा, केमिकल की शक्ल में जाएगा। ठीक है? और ये केमिकल क्या है? हार्मोन। तो मैं कह सकता हूँ कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन जो है वो ऑर्डर भेजेगा, वो हार्मोन्स की शक्ल में जाएगा ऑर्डर। और ये हार्मोन्स जो हैं वो कौन प्रोड्यूस करेंगे? ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस करेंगे। और ये ग्लैंड्स जो हैं ये 5 जगहों पर मौजूद हैं आपकी बॉडी के अंदर। 5 जगहों पर मौजूद है ब्रेन के अंदर। पहला ग्लैंड जो है वो ब्रेन के अंदर मौजूद है। दूसरा ग्लैंड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तीसरा ग्लैंड, बल्कि दूसरा ग्लैंड यहाँ करते हैं हलक में। एक ग्लैंड ब्रेन में लगा हुआ है, दूसरा थ्रोट जो है आपका, जो हलक है यहाँ पर, दूसरा ग्लैंड यहाँ लगा हुआ है। तीसरा ग्लैंड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसको पैंक्रियास कहते हैं। तफसील पे आता हूँ अभी, पहले लोकेशन तो समझ लें कि ये ग्लैंड्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। और चौथा ग्लैंड जो है वो किडनीज में लगा हुआ है। और पांचवा ग्लैंड जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लगा हुआ। मर्दों के अलग है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और औरतों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो अलग है। इसको हम कहते हैं उर्दू में तौलीदी निज़ाम जो है। तो ये वो 5 जगहें हैं जहां पर ये ग्लैंड्स मौजूद हैं। ये वो 5 जगहें हैं जहां पर ये ग्लैंड्स मौजूद हैं। ग्लैंड्स की अपनी डेफिनेशन क्या है? इसको हम कहते हैं डक्टलेस ऑर्गन। डक्टलेस ऑर्गन, डक्टलेस वर्ड बना है डक्ट से। डक्ट का मतलब होता है ट्यूब या नाली। जब भी डक्ट वर्ड आए या वैसल वर्ड आए,
इसको याद रखने के लिए आप ये ट्यूब को कनेक्ट करें, एक ही मतलब है, ट्यूब बोलें, डक्ट बोलें या वेसल बोलें। और इसको भी, ट्यूब को, डक्ट को, वेसल को, इसको अच्छी तरह विजुअलाइज करने के लिए आप वाटर पाइप को जहन में ले आएं। वाटर पाइपलाइंस, आपके घरों में जो वाटर पाइपलाइंस बिछी हुई है ना, पूरी की पूरी एग्जैक्टली यही सिस्टम होता है, ट्यूब्स या डक्ट या वेसल्स। तो ये ऐसे ऑर्गन हैं जो डक्ट लेस हैं, इनके साथ कोई ट्यूब अटैच नहीं है, इनके साथ कोई डक्ट अटैच नहीं है, इनके साथ कोई वेसल अटैच नहीं है। बात समझ आ रही है? तो ये डक्ट लेस है। और इनको अगर अच्छे से विजुअलाइज करना है ग्लैंड्स को, तो फिर आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। च्युइंगम जो होती है, च्युइंगम ले आइए, खाइए, चबाइए, उसको चबाइए, लेकिन सिर्फ च्यू कीजिए, सिर्फ चबाना है। चबाने का मतलब ये कि आप अपने सैलिवा में इसका जो सिरप है, अपने सैलिवा में इसको चबाते रहें और अपने सैलिवा में इसका जो सिरप, जो रस निकलेगा, इसको पीना नहीं है, इसको मिक्स करते रहें, मुंह में घुमाते रहें और अच्छी तरह इस बबल गम को जो है वो चबा लें आप। पीना नहीं है इस सिरप को, समझ आ गई बात? इसको मिक्स करें सैलिवा के साथ और बबल गम को। अब गंदी सी तो मिसाल है, मिसाल तो अच्छी नहीं है, लेकिन परफेक्ट मिसाल है, यकीन करें, इस ग्लैंड को समझने के लिए परफेक्ट मिसाल। और ये जब ये अच्छा सा एक मस्टिकेटेड फॉर्म में आपकी बबल जो है वो आ जाए, इसको मुंह से निकालें और दीवार पे चिपका दें, ऐसे दीवार पे चिपका दें। रस नहीं चूसना इसका, ठीक है? दीवार पे चिपका दें। आपके हाथ भी खराब होंगे, जाहिर सी बात। अब दीवार पे चिपकाने के बाद क्या होगा पता है आपको? ये जो सिरप था इसके अंदर, इस च्युइंगम के अंदर, ये सिरप और ये सैलिवा का मिक्सचर जो है इसमें से टपकेगा। क्या होगा? इसमें से टपकेगा, गिरेगा ना नीचे। गंदगी मचा दी आपने। तो वो जो च्युइंगम खाई उसको चबाया भी और उसका रस भी नहीं चूसा, बस मुंह में घुमाते रहे और इसी तरह भरा हुआ उसको लगा दिया दीवार पर। अब उसमें से रस टपक रहा है। एग्जैक्टली ये जो आपने बबल गम की पोजीशन अभी देखी है ना, ये रस में भरी हुई, ये जो ग्लैंड हैं ये आपकी बॉडी में ऐसे ही लगे हुए हैं। जी आप देख लीजिए, पिक्चर्स अगर देखेंगे आप तो आपको ये पिक्चर्स में ऐसे ही नजर आएंगे। ब्रेन में भी, थ्रोट में भी, किडनीज में भी, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, इसको पैंक्रियास कहते हैं हम, ये थोड़ा सी शक्ल में होता है, ठीक है? और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड्स लगे हुए हैं इनकी भी थोड़ी बहुत शक्ल होती है, लेकिन ज़्यादातर ग्लैंड्स जो हैं उनकी शक्ल ऐसी होती है जैसे च्युइंगम की मैंने अभी इमेजिन कराई। और ये जो रस निकल रहा है इस च्युइंगम में से, टपक रहा है, ये क्या है? यही वो केमिकल्स हैं, हॉर्मोन्स हैं। है अजीब सिस्टम? ये सारा का सारा सिनेरियो एग्जैक्टली है। तो कहाँ थे हम, मत भूलिएगा। ये प्रिंसिपल वाली मिसाल और पियून वाली मिसाल मत भूलिएगा। तो ये पियून ऑर्डर लेके जाएगा। यहाँ पर जब आपके ब्रेन को कोई ऑर्डर देना हो, मिसाल के तौर पर कौन सी मिसाल दे सकता हूँ? एक मिसाल, हाँ, आपकी आंख में डस्ट चली जाती है, मिटा दो इसको जरा। आपकी आंख में डस्ट चली जाती है, मिसाल देके समझा रहा हूँ, वैसे ये इसमें फिट बैठती नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपकी आई में डस्ट चली जाती है, क्या होगा? आई के पास रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ये फौरन इस चेंज को डिटेक्ट करेंगे। रिसेप्टर्स बोलेंगे बाबा आंख में मट्टी आ गई है। ये इन्फॉर्मेशन लेके कि आंख में मट्टी आ गई है, ये इन्फॉर्मेशन लेके रिसेप्टर्स जो है इसको कन्वर्ट करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या नर्व इम्पल्स में। और ये इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी? ब्रेन के पास। ब्रेन के पास दो रास्ते हैं। अब ब्रेन के पास ये इन्फॉर्मेशन चली गई, उसने इसका एनालिसिस किया, तज्जिया किया और उसने बोला ये तो तकलीफ दे चीज़ है, इससे आंख खराब हो सकती है। ब्रेन कंट्रोलर है ना, केयर टेकर भी है, आपकी बॉडी का मुहाफिज भी है, तो बोलेगा आंख तो इससे डैमेज हो जाएगी। ब्रेन ऑर्डर पास करेगा। अब जो ऑर्डर पास करेगा वो या तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा, यानी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है, जिसमें न्यूरॉन्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ जाएंगे। या प्रिंसिपल वाली मिसाल कौन सी? फ़ोन निकाला और टीचर को फ़ोन कर दिया कि भाई ये कर लो। ब्रेन ने ऑर्डर किसको देना है? आई को, आपकी आंख को। क्या
यहाँ पर ग्लैंड्स लगे हुए हैं आपकी आंख में भी, इनको कहा जाता है टीयर ग्लैंड्स। टीयर आपको पता है किसको कहते हैं? आंसू को। तो आपकी आंख में ये ग्लैंड्स लगे हुए हैं, टीयर ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स जो है ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। कौन से हॉर्मोन्स? वो हॉर्मोन्स जो कि आपकी आंखों में पानी लेके आएंगे। जी, आपकी आंखों में पानी लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि मट्टी पड़ गई है ना, पानी से ही साफ होगा ना। आपकी आंखों में क्या होगा? पानी, टीयर्स, आंसू जब आएंगे तो उससे क्या होगा? आपकी आई वॉश हो जाएगी। लेकिन ये आंसू जब आएंगे जब टीयर ग्लैंड्स जो है हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। टीयर ग्लैंड्स जब तक हॉर्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सॉरी यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई। टीयर ग्लैंड्स जो हैं जब तक टीयर, आंसू प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जब तक कि इनको ऑर्डर ना मिले ब्रेन की तरफ से। जी, ब्रेन कंट्रोलर है, अल्टीमेट कंट्रोलर। तो टीयर ग्लैंड्स टीयर प्रोड्यूस नहीं करेंगे जब तक ऑर्डर ना मिले ब्रेन की तरफ से। ब्रेन के पास सिचुएशन पहुंच गई है, अब ब्रेन जो है ऑर्डर भेजेगा। किसकी मदद से? हॉर्मोन्स की मदद से। हॉर्मोन्स की मदद से ये केमिकल्स रिलीज होंगे, ये केमिकल्स रिलीज होंगे। और ये हॉर्मोन्स किसके अंदर आएंगे? खुद तो केमिकल जा नहीं सकता ना, केमिकल नहीं, ये हॉर्मोन्स खुद थोड़ी ना जाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट थोड़ी एक जगह से दूसरी जगह खुद चला जाए। इसको कोई गाड़ी तो चाहिए जिसमें ये हॉर्मोन्स बैठ के जाएंगे। इसकी गाड़ी है ब्लड। ब्लड एक ऐसी गाड़ी है जो कि आपकी पूरी बॉडी में हर जगह जाता है। तो ये हॉर्मोन्स जो हैं जो कि प्रोड्यूस करवाए हैं किसने? ब्रेन ने। और इन हॉर्मोन्स में क्या है? ऑर्डर है। किस चीज़ के लिए ऑर्डर है? टीयर ग्लैंड्स के लिए ऑर्डर है कि वो क्या पैदा करें? वो टीयर्स पैदा करें। ये ऑर्डर टीयर ग्लैंड्स के पास आएगा हॉर्मोन्स की शक्ल में। और ये हॉर्मोन्स किस रास्ते पे, किस गाड़ी पे बैठ के आएंगे? ब्लड वाली गाड़ी पे। ब्लड में शामिल हो जाएंगे। ब्लड इन हॉर्मोन्स को लेके इसके पास आ जाएगा। उसके बाद ये टीयर प्रोड्यूस करेंगे और आपकी आई वॉश हो जाएगी। समझ में आ गई बात? लेकिन इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम। ये जो मैंने आपको बताया ये क्या था? ये कोऑर्डिनेशन, ये कंट्रोल था। किसने कंट्रोल किया? ये ब्रेन ने कंट्रोल किया। किस तरह से किया? ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकते हैं। नर्वस कंट्रोल है या केमिकल कंट्रोल है? ये केमिकल कंट्रोल। मैंने बताया ना, दो किस्म की कोऑर्डिनेशन है और कंट्रोल है। नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नोट करते रहें इन सारी की सारी चीज़ों को। बहुत प्रीशियस जो है वो ये चीज़ हैं, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। ये ग्लैंड्स अब कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं ये भी मैंने आपको तफसीलात बता दी। ये सारे ग्लैंड्स जो है, सारे ग्लैंड्स, अभी इनके नाम भी बताता हूँ। अभी तो इनकी रिपोर्ट, इनकी जगहें बताई है ना मैंने, अब इनके नाम भी बताता हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास और एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स और गोनेड्स। ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है? ये आपके ब्रेन में है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है? ये आपके थ्रोट, हलक में है। पैंक्रियास कहाँ पर है? ये ग्लैंड ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में है, लीवर के पास। एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ पर है? ये आपकी किडनीज में लगे हुए हैं, दोनों किडनीज में। और गोनेड्स कहाँ पर हैं? आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है। आपको नाम भी पता चल गया। ये सारे ग्लैंड्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्या कहते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर हो गई ये बात? कोई कन्फ्यूजन? अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसकी तफसीलात तो हम इसके आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब ये एक हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये भी जहन में बात रहे आपके। हर ग्लैंड जो है इसके अंदर वो एक से ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये गोनेड्स जो हैं ये बेसिकली दो किस्म के ग्लैंड्स हैं। एक ओवरी जो किस में होता है? फीमेल्स में। और दूसरा टेस्टीज, ये किस में होते हैं? मेल्स में। ये औरतों में होते हैं और ये मर्दों में होते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी सीरीज़ की पहली वीडियो बेहद अहमियत की हामिल होती है। इस वीडियो को आप कम से कम एक दफ़ा और देखें और लेक्चर को लाजमी नोट करें,
वरना आगे आने वाली वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। तो अभी हमारे पास इसमें आगे क्या क्या है इस एंडोक्राइन सिस्टम में, मैंने पूरा सिनेरियो आपको बता दिया और इसी के ऊपर इस चैप्टर का एंड भी हो जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।